हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर के इस डिस्कशन में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, तो फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के बारे में है। स्टूडेंट्स, रिसेंटली मोरबी गुजरात के अंदर एक ब्रिज का कोलैप्स होता है। वहाँ पे कुछ लोगों की डेथ होती है और कुछ लोग उस इंसिडेंट के विक्टिम होते हैं। तो उनको अभी सांत्वना के रूप में कुछ मनी है वो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से ग्रांट किया गया है। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की, तो स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंस के बाद में इस फंड को क्रिएट किया गया 1948 के समय में। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड एंटायरली एक पब्लिक कंट्रीब्यूशन से डिपेंडेंट है, पब्लिक कंट्रीब्यूशन के ऊपर यहाँ डिपेंडेंट है। बजटरी सपोर्ट इस फंड को बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता है, नील बराबर इसको बजटरी सपोर्ट है वो ग्रांट किया जाता है। तो कोई भी बजटरी सपोर्ट है वो इस फंड को यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इसके कॉर्पस की, तो गवर्नमेंट के द्वारा इसके कॉर्पस को रेगुलरली वे में डिफरेंट सेक्टर्स में इसको इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे इसके जो कॉर्पस के ऊपर में लिटिल बिट जो फंडिंग है वो यहाँ से अर्न की जा सके। अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से अगर कोई भी मनी है उसका अगर यहाँ से किसी विक्टिम को या कोई भी अगर ऐसे लोग हैं जो नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, इनके विक्टिम्स हैं, उनको अगर डिसबर्समेंट होता है, उनको अगर दिया जाता है, तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल इज नेसेसरी। प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के साथ ही वो पैसा है वो उन लोगों तक पहुँचता है। अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की, तो ये पार्लियामेंट के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है। फंड कम्प्लीटली एक ट्रस्ट के रूप में काम करता है। ट्रस्ट के रूप में काम करने की वजह से यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो इनकम टैक्स एक्ट है वो उससे इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट इसके ऊपर में नहीं लगता है, यानी कि यहाँ पे इनकम टैक्स इस फंड के द्वारा जो भी मनी यहाँ पे अर्न किया जाता है या कमाया जाता है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के बारे में है। अगर हम बात करें जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी है, इसके अलावा साइक्लोन है, इस तरीके के जो डिजास्टर्स होते हैं या ऐसे गरीब लोग जिनके द्वारा उनके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो बियर नहीं किए जा सकते, तो उन लोगों को यहाँ पे इस फंड के द्वारा हेल्प है ग्रांट की जाती है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के द्वारा। स्टूडेंट्स, यहाँ याद रखने योग्य बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंडर में कौन लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है वो एक्सेप्ट किया जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल लोगों से हो, ऑर्गेनाइजेशन से हो, ट्रस्ट से हो, कोई कंपनी से हो या कोई इंस्टीट्यूशन से हो। तो इस तरीके से जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आता है वो यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड आपको याद होना चाहिए कि 1948 के समय इसको क्रिएट किया गया, एक ट्रस्ट के रूप में काम करता है, पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाया गया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे इनकम टैक्स से इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के बारे में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि दो स्टेटमेंट दिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के बारे में। इट वाज क्रिएटेड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अभी हमें रीड किया कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसको नहीं क्रिएट किया गया है। इट इज़ नॉट एग्जम्प्टेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, और ये भी हमने रीड किया था कि इसको इनकम टैक्स प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में एग्जेम्पशन मिला है। यहाँ पे इसको छूट है कि यहाँ पे जो भी मनी यहाँ अर्न किया जाएगा उसके ऊपर यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अगर आंसर की अगर हम बात करें तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हैं, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसको क्रिएट नहीं किया गया है और यहाँ पे इनकम टैक्स से भी ये एग्जेम्प्टेड है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो यहाँ पे आपको डी आंसर देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द परख।
परख से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स रिसेंटली परख को स्टार्ट किया गया था। परख बेसिकली यहाँ पे एक रेगुलेशन के रूप में वर्क करता है। कंटिन्यू यहाँ पे एनालाइज करना परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए जो परख है वो स्टार्ट किया गया था। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी एक डिमांड थी कि इस तरीके का एक असेसमेंट से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्रिएट किया जाए। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए आज़ादी के बाद में हमारे यहाँ पे 3 एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी आई हैं। पहली जो एजुकेशन पॉलिसी आई वो 1968 के समय में आई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डी.एस. कोठारी। डी.एस. कोठारी के समय में आई और उसी समय में एक कोट आया था कि फ्यूचर ऑफ द कंट्री सेफ इनटू द क्लासरूम्स, और उसी से रिलेटेड यूपीएससी ने एक बार ऐसे के अंदर ये कोट है उससे क्वेश्चन पूछा था। अगर हम बात करें कि हमारी जो सेकंड यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो आई है वो 1986 के समय में आपको देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें थर्ड एजुकेशन पॉलिसी की तो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है कि 2020 के समय में थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसको पहले इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो कमेटी थी उसको टी.एस.आर. सुब्रमण्यम जो हमारे एक्स सेक्रेटरी रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर में उनके द्वारा हेड किया गया। बाद में उस कमेटी को के कस्तूरी रंगन के द्वारा हेड किया गया। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कमेटी को किन्होंने हेड किया था। तो स्टूडेंट्स उसी के अंदर में एक परफॉर्मेंस असेसमेंट से रिलेटेड एक रेगुलेटर के बारे में बात की गई थी कि ऐसा एक रेगुलेटर होना चाहिए जिससे बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको कंटिन्यू वहाँ पे असेस किया जा सके। तो उसी से रिलेटेड जो परख नाम का यहाँ पे एक रेगुलेटर है उसको डेवलप किया गया है। अभी रिसेंटली जो परख की यहाँ परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए ग्लोबल एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके द्वारा यहाँ पे एनसीईआरटी को अप्रोच किया गया है कि जिससे इस रेगुलेटर को अच्छे वे में यहाँ पे प्रपोज किया जा सके, उसको अच्छे वे में यहाँ पे अंडरस्टैंड किया जा सके। अगर हम बात करें परख की, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसी से रिलेटेड है। 2020 की एजुकेशन पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट हमारा बेंचमार्क था, इम्पोर्टेंट हमारा एक पिलर था। इसके अलावा बात करें जो परख है वो एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के रूप में वर्क करेगा जो स्टूडेंट्स का कंटिन्यू यहाँ पे असेस करेगा, इवेल्युएट करेगा ऑल स्कूल बोर्ड्स इन द कंट्री और विल पुट अप ए एंड टू द एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स परख बेसिकली एनसीईआरटी के अंडर में वर्क करेगा। एनसीईआरटी के अंडर में यहाँ पे आपको परख देखने को मिलेगा और एनसीईआरटी जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले एचआरडी मिनिस्ट्री के रूप में जाना जाता था। 2020 में इसी मिनिस्ट्री का जो नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूप में चेंज कर दिया गया। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उसी के अंडर में परख है वो यहाँ पे वर्क करेगा। तो दिस इज अबाउट द परख। अभी हमने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के बारे में देखा, परख के बारे में देखा। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द मायोसाइटिस या मायोसिटिस जिसको बोला जाता है। अभी रिसेंटली हमारे साउथ इंडिया से रिलेटेड एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने रिवील किया है कि उन्होंने मायोसिटिस है उससे हम अपना जो डायग्नोसिस है वो करवाया है। बेसिकली मायोसिटिस क्या है या मायोसाइटिस क्या है इसके बारे में अगर हम देखें तो एक रेयर कंडीशन एक क्रिएट होती है जिसके अंदर जो मसल्स हैं वो आपकी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं, पेनफुल होती हैं और आपको टायर्ड फील कराती हैं। मायोसिटिस में अगर हम बात करें, मायोसिटिस में बेसिकली मायो जो वर्ड है वो मसल्स के लिए यूज किया जाता है। इनका बेसिकली इट मीन्स द इन्फ्लेमेशन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। when muscles are inflamed and they may be swollen and susceptible to pain। तो यहाँ पे कंटिन्यू आपको मसल्स के अंदर में जो पेन है वो ऑब्जर्व होगा। और ये अगर हम बात करें इस डिजीज़ की तो ये डिजीज़ बेसिकली एक रेयर डिजीज़ है। यहाँ पे रेयर लोगों के अंदर आपको देखने को मिलेगी, आपको कॉमन पीपल्स के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके क्योजेज़ की तो बेसिकली ये क्योज किया जाता है विद द इम्यून सिस्टम्स के। आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है
महिलाओं के अंदर आपको, वुमेन्स के अंदर ये डिजीज़ है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर हम कंपेयर करें मेंस से इनका अगर कंपेयर करें तो वहाँ पे आपको महिलाओं के अंदर ये जो डिजीज़ है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो स्टूडेंट्स कोई भी ट्रीटमेंट है वो इसका, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे फिक्स नहीं है, फिट नहीं है मायोसिटिस के लिए। बेसिकली यहाँ पे एक्सरसाइज हैं, योगा हैं, स्ट्रेचिंग टाइप की थेरेपीज़ हैं जिनको यहाँ पे यूज किया जाता है, जिनको यूज करने से इस जो डिजीज़ है उससे रिलीफ मिल सकती है। तो ये बेसिकली हमारे साउथ इंडिया से रिलेटेड एक एक्ट्रेस हैं, साउथ इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे, जिनका नाम है सामंथा रुथ प्रभु। उन्होंने रिवील किया था कि अभी वो मायोसिटिस से उन्होंने अपने आप को डायग्नोसिस करवाया है, तो उसी से रिलेटेड ये जो डिजीज़ है वो न्यूज़ के अंदर में थी। ये एक रेयर डिजीज़ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द अमोर फाल्कन से रिलेटेड है। अमोर फाल्कन की अगर हम बात करें, ये एक ट्रैवलिंग यहाँ पे बर्ड है जो आपको देखने को मिलेगा। हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे ये ट्रैवल करते हैं, चाइना से ट्रैवल करते हुए ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया के अंदर में आते हैं। अगर हम बात करें अमूर फाल्कन की, अमूर फाल्कन को हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 के समय में, जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं उनको प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड, उनको किस तरीके से यहाँ पे बचाना है, उनको रीस्टोर करना है, उसी से रिलेटेड ये एक्ट है। तो उसका शेड्यूल 4 है, उसके अंदर में अमूर फाल्कन को रखा गया है। अगर हम बात करें अमूर फाल्कन की हंटिंग से रिलेटेड, तो इस बर्ड का हंटिंग करना या इस बर्ड का हंट करने के बाद में उसका जो मीट है उसको पजेस करके रखना, उसको किसी दुकान के ऊपर में सेल करना, तो वहाँ पे आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, पनिशेबल ऑफेंस माना गया है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट, इसके अलावा आपको 5000 तक का जो फ़ाइन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स अमूर फाल्कन की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी अच्छी है। इंडिया के अंदर ये माइग्रेटरी एक बर्ड है, और माइग्रेटरी बर्ड जो आपको विंटर के समय में काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे देखने को मिलेंगी। जैसे आप देखिए कि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आपको राजस्थान के अंदर एक सांबर लेक है, वहाँ भी आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं। अमूर फाल्कन बेसिकली राजस्थान के एरिया के अंदर ट्रैवल नहीं करता है, ये आपको नॉर्थ ईस्ट से जो हमारे सदर्न एरिया हैं, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है उस तरफ ये ट्रैवल करते हैं। तो आपको यहाँ पे इनके बारे में पता चलता है कि 2018 के समय में जो अमूर फाल्कन्स हैं उनके ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इनके कंजर्वेशन से रिलेटेड, कि कहाँ पे माइग्रेट करते हैं, कौन सा इनका एरिया है, तो इनके कुछ जो अमूर फाल्कन्स हैं उनको यहाँ पे जियो टैगिंग किया गया। जियो टैगिंग करने से इनका जो माइग्रेटरी एरिया है उसको एनालाइज किया गया कि किस एरिया में ये ट्रैवल करते हैं और ये कहाँ से कहाँ की तरफ जाते हैं। तो हमको देखने को मिलता है इंडिया से ये लास्ट स्टेज इनका जो अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक ये जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अमूर फाल्कन के IUCN स्टेटस की, जो अमूर फाल्कन का जो IUCN स्टेटस है वो आपको यहाँ पे लिस्ट कंसर्न देखने को मिलेगा। स्टूडेंट जो 2018 में ये अमूर फाल्कन की फ़ोटो है, ये अमूर फाल्कन है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसको जिस 2018 में जो जियो टैगिंग किया गया था अमूर फाल्कन को, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो नागालैंड है, जो मणिपुर का एरिया है, वहाँ से ये देखिए कि सदर्न इंडियन स्टेट्स की तरफ ये ट्रैवल करते हैं। उसके बाद में जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जिबूती है, वहाँ पे ये जाएंगे, और जिबूती से आपको ये फिर वापस यहाँ पे जो सदर्न अफ्रीका है जिसके अंदर में साउथ अफ्रीका भी है, जिम्बाब्वे भी है, केन्या भी है, लेक विक्टोरिया के आसपास के जो स्टेट्स हैं, जो कंट्री हैं, वहाँ पे ये ट्रैवल करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो स्टूडेंट्स ये इनका रूट होता है अमूर फाल्कन्स का, मंगोलिया, चाइना उस एरिया से आते हुए इंडिया से ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ ये ट्रैवल करते हैं। अगर हम बात करें अमूर फाल्कन की, तो इनका IUCN स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स परख अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ के अंदर में देखा होगा, ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। स्टूडेंट्स क्या ये डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, ओजोन रेगुलेशन जोन से रिलेटेड है, या क्लाइमेट चेंज डिटेक्शन कोई ऐप है। तो यहाँ पे अभी हमने रिसेंटली देखा कि परख बेसिकली यहाँ पे एक
रेगुलेटर है, एक असेसमेंट रेगुलेटर है जो बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पे रेगुलेट करता है। तो ये एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक हमारे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पिलर भी है जिसको अभी रिसेंटली एनसीईआरटी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा डिस्कशन था जिसके अंदर हमने अमूर फाल्कन के बारे में देखा, हमने यहाँ पे मियोसाइटिस जो डिजीज़ है उसके बारे में देखा, परख के बारे में देखा, और हमने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के बारे में देखा। तो स्टूडेंट्स, आप रेगुलरली इनको रिवाइज कीजिए, करंट अफेयर के इन टॉपिक्स को। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।